नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन चर्चा करने वाले हैं नगर पालिका का गठन और शासन, जिसमें धारा 3 से लेकर 50 तक अपन पढ़ेंगे। इसमें आज जो अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो धारा 3 से लेकर के धारा 10 तक। आज की क्लास आपकी बेहद शानदार होने वाली है। शानदार ट्रिक्स के साथ में आप पढ़ोगे और क्लास देखना। आपको जो आज 10 धाराएं कंप्लीट करने वाले हो, पूरी 10 धाराएं आपको याद हो जाएगी। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको कुछ एमसी क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। और जो संभावित एक क्वेश्चन होंगे, पहले क्वेश्चन जो करवाए जाएंगे वो नॉर्मल टाइप के होंगे, और लास्ट में 20% जो करवाए जाएंगे वो काफी उच्च लेवल के होंगे, जो वर्तमान प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। अब यहां पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा जो पढ़ाएंगे वो पहले धाराओं के बारे में। तो अपन एक बार धाराएं देख लेते हैं। यहां कुछ धाराओं को अपन याद करते हैं। आइए, सबसे पहले है धारा 3 के बारे में हम देखेंगे। धारा 3 में है नगर पालिका का परिसीमन। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि परिसीमन का उल्लेख किस धारा में है। तो धारा 3 में है परिसीमन का। परिसीमन का उल्लेख धारा 3 में है। इसमें विभाजन, समय तय करना, नए क्षेत्र जोड़ना, हटाना, ये सब शामिल होगा, आप पढ़ोगे। और ये आ चुका है ईयूआरओ 2016 और 2023, 2 बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको याद करना जरूरी है। तो परिसीमन हो गया 3 हो गया परिसीमन, 3 हो गया परिसीमन, 3 हो गया परिसीमन। 4 में आ जाओ। 4 में छूट देने की शक्ति है। नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम में के ऐसे उपबंधों के परिवर्तन से छोड़ देने की शक्ति जो उनके लिए अनुपयुक्त है। कोई नगर पालिका है, उसके लिए वो अधिनियम काम का नहीं है, तो उसको क्या दिया जा सकती है? छूट दी जा सकती है। तो छूट 4 दो। कैसे याद करना है? आपने 3 में पढ़ा परिसीमन पढ़ा, और 4 आते छूट, 4 छूट, 4 छूट, तो 4 छूट है। तो 4 में छूट याद रखना, ठीक है। जो नगर पालिका है उसके लिए कोई अगर नियम अनुपयुक्त है तो छूट देने की बात इसमें की गई है। अब आ जाइए 5। तो इसमें नगर पालिका की स्थापना और निगमन। देखो, आप ऐसे सोचो कि आप किसी भी संस्था की स्थापना कर रहे हो, कुछ भी स्थापना कर रहे हो। जब आप स्थापना करोगे ना तो 5 आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? 5 लोग हैं भी चाहिए गीत का बड़ी। तो 5 स्थापना 5, क्योंकि स्थापना में कितने आदमी की आवश्यकता है? 5 आदमी। चौका लगे स्थापना के टाइम में। जैसे मानो आपने कोचिंग का उद्घाटन किया तो 5 आदमी तो आने ही चाहिए ना, इसलिए याद कर सकते हो। तो हमने बताया 3 में परिसीमन, 4 में छूट और 5 में आप स्थापना याद करना। इसमें नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम की स्थापना की बात करेंगे। और ये 2023 और 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रह चुका है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आप देखिए हर लाइन में प्रश्न आ रहे हैं। फिर आ जाइए 6 में है संरचना। अरे हर किसी की संरचना 6 कोने? संरचना 6, अरे संरचना 6। जैसे मेरी भी संरचना देख लो, पेट की संरचना अलग है, तो संरचना 6 है। 6 में क्या है? संरचना है। निर्वाचित, मनोनीत और पदेन सदस्यों की संख्या वगैरह पढ़ेंगे। और इनसे संबंधित जो इस धारा से संबंधित क्वेश्चन आया है वो ईयूआरओ 2016 और 2023 2 एग्जामों में आ चुका है, इसलिए आपको याद करना है। देखो, अभी हमने आपको पढ़ाया कि 3 में परिसीमन, 4 में छूट, 5 में स्थापना और 6 में संरचना। चलिए, यहां तक याद हो गया। अब चलिए अपन को 10 तक ही तो पढ़ना है। तो यहां आज अपन 10 तक पढ़ेंगे और 10 तक की फुल डिटेल पढ़ेंगे। फिर 7 में है पदावधि। 7 में क्या है? पदावधि है। अरे आपके साथ क्या जाएगी? आपकी पदावधि। आप कितने साल जीवित रहते हैं ये आपकी पदावधि है। तो पदावधि 7, पदावधि 7 मतलब इसमें नगर पालिका कार्यकाल होगा और प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है। पदावधि कितनी होती है? प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक। 8 में है निहित होना, मतलब नगर पालिका का शासन नगर पालिका अध्यक्ष में निहित होना। तो
तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि 8 में क्या है, तो आप क्या कहोगे? नगर पालिका शासन का अध्यक्ष में निहित होना। मतलब नगर पालिका का शासन किसके माध्यम से चलाया जाएगा? तो नगर पालिका के अध्यक्ष के माध्यम से चलाया जाएगा। फिर है वार्डों का विभाजन। अरे मैं कहूं आपके घर का विभाजन, तो आप करोगे क्या? यस बोलोगे कि नो? भाई किसी का विभाजन करो तो आप नो ही बोलोगे। नो का मतलब धारा 9। अरे वार्डों का विभाजन थोड़ी करोगे, तो आप बोलोगे नो नो, विभाजन नहीं करना। तो प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में वार्डों का विभाजन है। तो ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए फिर है वार्डों का निर्धारण है। किसकी बात करेंगे? वार्डों का निर्धारण। मुझे बताओ, देखो 10 में है आपके जीवन का निर्धारण हुआ, मतलब आपने आर्ट्स ली, कॉमर्स ली, साइंस ली, एग्रीकल्चर ली, तो कक्षा 10 के बाद में तो निर्धारण हुआ कि क्या लेना है। तो 10 में क्या हो गया? निर्धारण हो गया। 10 में क्या हो गया? निर्धारण। देखो हम एक बार दोबारा इसकी चर्चा करते हैं। एकदम मैं शॉर्ट की आपको बता रहा हूं, वो शॉर्ट की है, वो आपको क्या करना है? वो शॉर्ट की आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखो 3 में मैंने बताया परिसीमन। परिसीमन किसमें? 3 में। 4 में छूट, 4 में छूट। स्थापना किसी की करोगे तो 5 आदमियों की आवश्यकता है, स्थापना 5। 6 में नगर पालिका की संरचना 6। 7 जाएगी आपकी पदावधि, पदावधि जाएगी 7। 8 में नगर पालिका का एनपी का शासन, एनपी का शासन मतलब नगर पालिका का शासन अध्यक्ष में निहित होना, अध्यक्ष में निहित होना। तो ये है आपके 8 में। 9 में क्या था? विभाजन। विभाजन किसका था? वार्डों का। और 10 में क्या था? वार्डों का निर्धारण। ठीक है, तो ऐसे आप शॉर्ट्स की जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो अपन ने देखा कि 3 में परिसीमन है, 4 में छूट है, 5 में स्थापना। स्थापना करोगे तो 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है, संरचना 6, हर किसी की संरचना 6। 7 जाएगी आपके साथ पदावधि जाएगी, और नगर पालिका का शासन नगर पालिका के अध्यक्ष में निहित होता है, ये 8 है। और 9 में है विभाजन। तो किसका विभाजन? वार्डों का विभाजन। तो क्या वार्डों का विभाजन होना चाहिए? बोला नो, विभाजन नहीं होना चाहिए। फिर 10 में वार्डों का निर्धारण। तो कक्षा 10 में आपका हुआ था निर्धारण कि आप कक्षा 10 में नंबर आए, तभी तो आपने अच्छे नंबर आए। साइंस लेंगे ना, कमजोर नंबर आए, आर्ट्स लेंगे, ऐसी अवधारणा होती है अपने। तो ये आपकी 10 धाराएं आज मुझे याद करवानी है। तो 10 तक मैंने एक बार याद करवाया है। अब इनकी फुल डिटेल पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा याद होगा, अच्छा मैटर आपको यहां मिलने वाला है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली आज की। तो देखिए ये आ गया अपना, और अब शुरुआत करेंगे अपन यहां से। देखो हम जो आज अध्ययन कर रहे हैं वो क्या है? अध्याय 2 है, और अध्याय 2 में नगर पालिका गठन और शासन। मैंने जब अध्याय याद करवाया था तब कहा था कि अध्याय 2 में गठन मतलब नगर पालिका का गठन कर दो, कर दो, है ना। आप किसी से कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कि नगर पालिका का गठन कर दो। दो का मतलब 2। ठीक है, अब इसमें अपन पढ़ने वाले हैं धारा 3 से लेकर के 50 तक। कहां तक पढ़ोगे? धारा 3 से 50 तक पढ़ोगे। देखो अब इसमें आपको क्या करना है कि धारा 3 है, उसमें है कि नगर पालिका का परिसीमन, अभी मैंने याद करवाया आपको। ये यूआरओ 2016 का क्वेश्चन है। इसमें मुख्य प्रावधान क्या है? परिसीमन की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। मोस्ट क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना, प्रश्न से पूछे जाएंगे कि नगर पालिका का प्रशासन जो है वो परिसीमन है वो कौन कर सकता है? तो राज्य सरकार। कैसे? राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके। ध्यान रखना, इसमें गजट नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद में ही ये प्रावधान लागू होगा। तो एग्जाम की दृष्टि से देखो जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने रेड किया है या अन्य कलर में दर्शाया है ताकि आपको याद हो जाए।
तो आपने देखा परिसीमन की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है, जो राजपत्र में अधिसूचित करके प्रकाशित करेगी। अब इसमें क्या है, जैसे क्या घोषित किए जा सकते हैं? नए क्षेत्र घोषित किए जा सकते हैं, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जा सकता है। मानो कोई भी एरिया है, उसको नगर पालिका कौन घोषित कर सकता है? अरे सीधी सी बात है भाई, उसको तो सरकार ही कर सकती है, अपनी कहाँ औकात है, या कोई कलेक्टर थोड़ी कर सकता है? नहीं कर सकता। ये नए क्षेत्र की घोषणा करेगी राज्य सरकार, क्योंकि ऐसा तो हर कोई नगर पालिका बना लेगा, भाई साहब हमारा वाला ये तो नगर पालिका हमारे कलेक्टर साहब ने कह दिया, ना ना, राज्य सरकार करेगी ये काम। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? नए क्षेत्र घोषित कर सकती है। नियत दिन से 6 माह के भीतर सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए। माना सपोज के लिए कोई नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया है, तो घोषित कर दिया, मान लो ये कोई क्षेत्र है, नगर पालिका ए घोषित है। अब इस ए में 6 माह के अंदर क्या होंगे? चुनाव। भाई पहले घोषणा करेंगे भाई ये क्षेत्र नगर पालिका बनेगा, और उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में करेंगे चुनाव। कितने महीने में? 6 महीने में। ईआरओ 2023 का क्वेश्चन है। चलिए, क्षेत्र सम्मिलित करना, क्षेत्र सम्मिलित करना। देखो, किसी नगर पालिका में कोई बाहरी स्थानीय क्षेत्र शामिल करना। मान लो ये नगर पालिका ए थी, और इस ए नगर पालिका क्षेत्र में क्या किया कि यहां कोई और क्षेत्र शामिल कर लिया। मान लो ये जो मैंने कलर से दिखाया, ये एक क्षेत्र और था, वो इसमें क्या कर सकते हैं? शामिल कर लेंगे। क्या लिखा है? क्षेत्र शामिल करना। किसी नगर पालिका में कोई बाहरी स्थानीय क्षेत्र शामिल करना, तो शामिल क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन 6 माह के भीतर किया जाएगा। मान लो ये क्षेत्र नया लिया है, तो ये नया लिया है, तो उनका चुनाव भी कितने दिन में करोगे? 6 महीने में चुनाव करोगे। आगे समझ में? भाई ये तो अपन ने कोई नया क्षेत्र घोषित किया, उसके भी चुनाव 6 महीने में। फिर हमने मानो कोई क्षेत्र था पहले से ऑलरेडी था, मान लो ए अपने पास पहले से है, उसमें नया क्षेत्र शामिल कर दिया। मान लो सपोज के लिए क्षेत्र आपका बी है। कौन सा क्षेत्र शामिल किया है? ये मान लो बी, तो ये शामिल कर लिया, तो इस बी में चुनाव कितने महीने में होंगे? 6 महीने में चुनाव होंगे। ठीक है। क्षेत्र अपवर्जित करना। देखो, नगर पालिका अधिनियम की खास बात यही है, मतलब ऐसे शब्दों का यूज किया जाएगा जो आपने कभी नहीं सुने। देखो मैंने क्या किया, इसमें लिख दिया है बाहर। ठीक, अपवर्जित यानी बाहर। कहने का मतलब, मान लो कोई नगर पालिका क्षेत्र था, उसमें से कोई क्षेत्र बाहर किया गया है, तो कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र से बाहर करना, अपवर्जित क्षेत्र के सदस्यों को हटा दिया जाएगा। सुनो समझो, मान लो ये कोई क्षेत्र था, ये इस ए नगर पालिका क्षेत्र में था, ये कोई मान लो सी क्षेत्र था, और इसको क्या कर दिया? हटा दिया। अब मानो उस हटाए गए क्षेत्र में सदस्य थे, मान लो वहां का पार्षद था, उस पार्षद का क्या होगा? वो आपके घर आ जाओ भाई, वो क्षेत्र नगर पालिका ही नहीं रहेगा, तो सीधी सी बात है वो बड़े पद पर कैसे रहेगा भाई? नहीं रह सकता ना। बस तो क्या कर देंगे? अपवर्जित क्षेत्र के सदस्यों को बाहर हटा दिया जाएगा। चलिए, अब है विभाजन या विलय कर दिया जाए। अब दिया है किसी क्षेत्र का विभाजन कर दे या विलय कर दे। एक नगर पालिका को 2 भागों में बांट दे। मान लो एक नगर पालिका है, उसको 2 भागों में बांट दे, अथवा एक भाग अन्य में शामिल कर लिया जाए, तो विभाजित क्षेत्र के सदस्यों को नवगठित नगर पालिका का सदस्य समझा जाएगा। समझिए, मैं समझाता हूं आपको। मान लो ये कोई नगर पालिका क्षेत्र है, ठीक है, मान लो ये नगर पालिका क्षेत्र है ए नाम दिया मैंने इसको, इसके 2 टुकड़े कर दिए, मतलब एक नगर पालिका को 2 भागों में बांट दिया, तो विभाजित क्षेत्र के सदस्य नगर पालिका के सदस्य, मान लो इधर सदस्य थे इधर थे, तो ये सदस्य क्या है? वो सदस्य ही रहेंगे। मान लो एक भाग अन्य भाग में शामिल कर लिया जाए, मान लो ये है इसका, ये भाग इस नगर पालिका में शामिल कर लिया इधर वाली में, तो ये सदस्य इसके क्या समझे जाएंगे? सदस्य ही समझे जाएंगे। ठीक है, अभी देखेंगे आगे। और क्षेत्र को समाप्त कर दे, नगर पालिका क्षेत्र को पूर्णतः समाप्त कर देना। ऐसा भी किया जा सकता है कि नगर पालिका का वो क्षेत्र है उसको पूरी रूप से भी तो खत्म किया जा सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। चलिए, अब देखो
इसमें फुल डिटेल है। क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। देखो धारा 3 के भी 2 पार्ट में है, एक में तो पढ़ लिया वो बात है, और धारा 3 के 2 में क्या है कि पर्वतीय क्षेत्र के सीमा चिन्ह का निर्माण, अनुरक्षण का खर्च संबंधित नगर पालिका द्वारा वहन किया जाएगा। देखो यहीं से प्रश्न बन रहा है। मान लो कोई परिसीमन किया गया है, ठीक है, क्या किया गया है? परिसीमन। अब परिसीमन किया गया तो उसमें वो खर्चा लगा, मानो 20,000 खर्चा लगा, अब वो 20,000 रुपए कौन वहन करेगा? तो भाई नगर पालिका का परिसीमन किया है तो वो संबंधित नगर पालिका ही उसको वहन करेगी, ना कलेक्टर वहन करेगा और न ही राज्य सरकार। अरे सीधी सी बात है, पटवारी अपनी जमीन ना बजाए तो जो खर्चो लाग्यो वो भी खेताड़ो वहन कर लो या सरकार या वो पटवारी वहन कर लो। तो थे को लगे गुरुजी बिन वहन तो खुद किसान ही कर लो। अरे तो अठे भी नगर पालिका काम हो रही है तो रुपया तो नगर पालिका ही देसी ना, दूसरों को थोड़ी दे बासी, बस तो आई बात है। फिर है सीमा चिन्ह का निर्धारण कौन करेगा? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है भाई। सीमा चिन्ह का निर्धारण करेगा जिला कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अनुमोदन। हमारे जो नोट्स तैयार किए गए वो बेहद शानदार है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को हमने पहले से ही बोल्ड कर रखा है, पहले से ही कलरफुल कर रखा है ताकि आप आसानी से पढ़ करके सिलेक्शन ले सको इसमें। तो देखो 2 प्रश्न कितने शानदार बन रहे हैं। धारा 3 के 2 में दिया है कि एक तो परिसीमन का खर्चा संबंधित नगर पालिका वहन करेगी, और दूसरी बात अपन ने की है कि वो चिन्ह, मतलब वो चिन्ह तो बताएगा ना, सीमा, भाई सीमा चिन्ह तो बताएगा यहां तक सीमा है, तो बताने वाला कलेक्टर होगा या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। मान लो मैं कलेक्टर हूं और मैं नहीं आया, मैंने किसी और को भेज दिया कि आप जाओ और सीमांकन करके आओ। चलिए अब है धारा 3 के भी 3 में पढ़ेंगे अपन। जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहता तो उसकी नगर पालिका निधि, उसकी संपत्ति, उसके अधिकार और दायित्व किसके पास आ जाएंगे? राज्य सरकार के पास। मान लो ये क्षेत्र था, मान लो ये कोई एक क्षेत्र है, मान लो इस क्षेत्र का नाम ही मान लो चोमू नगर पालिका है। अब चोमू नगर पालिका नहीं रहती, इसको खत्म कर देंगे। अब जब खत्म कर दिया तो इसके पास मान लो कुछ पैसे थे, कोई संपत्ति थी, जमीन थी, जो अधिकार थे, वो उसके कर्तव्य थे, दायित्व, वो कौन वहन करेगा? तो ये खत्म करेगा नगर पालिका। तो सीधी सी बात है, फिर तो उसके ऊपर तो कौन है? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार उनके कर्तव्यों का, उनकी संपत्ति का ध्यान रखेगी। फिर उनके आगम का मतलब आय का उपयोग राज्य सरकार के अनुसार उस क्षेत्र के लिए फायदे के लिए किया जाएगा। मानो यहां नगर पालिका खत्म हो गई, ये काम आ गया राज्य सरकार के पास, मतलब ये क्षेत्र राज्य सरकार के पास आ गया। मान लो यहां से टैक्स के रूप में साल के 20 लाख रुपए आते हैं। अब 20 लाख रुपए किसके होंगे? राज्य सरकार के। लेकिन राज्य सरकार कहां खर्च करेगी? उसी क्षेत्र के लिए। मानो चोमू के लिए था तो चोमू के लिए ही खर्च किया जाएगा, ये बात है इसमें। ठीक है, आगे समझ में? देखो कितने शानदार नोट्स हैं। तो ये यूआर 2023 के क्वेश्चन में है। चलिए धारा 3 के भी 4 में क्या है? यदि कोई क्षेत्र नगर पालिका न रहे, उसे किसी अन्य स्थानीय पदाधिकारी की अधिकारिता में सम्मिलित कर दिया गया जाए तो वहां निधि, संपत्ति और दायित्व अब स्थानीय पदाधिकारी हो जाएंगे। मान लो 3 में था राज्य सरकार के पास आ गया, लेकिन मानो राज्य सरकार स्थानीय पदाधिकारी की नियुक्ति कर दे। मानो चोमू नगर पालिका खत्म हुई तो यहां पर एक अधिकारी बिठा दिया, भाई नगर पालिका खत्म है लेकिन यहां की देख रेख तुम करोगे, तो वो पदाधिकारी है उसके पास सारी शक्तियां आ जाएगी। ये है धारा 3 के 4 में। अब आ जाइए धारा 3 के 5 में क्या है? देखो इनमें ये आने की संभावना कम है, जो मैंने रेड कर रखे ना वो आने की ज्यादा है। धारा 3 के 5 में जब किसी क्षेत्र को एक नगर पालिका से अपवर्जित कर दूसरी में शामिल किया जाए
तो संपत्तियां एवं दायित्व का विभाजन राज्य सरकार दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श करने के पश्चात राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करेगी। देखो समझो 3 के 5 में क्या है, ज्यादा 3-5 करवाई जरूरत है कौन है ना 3-5। तो इसमें क्या है, मान लो एक नगर पालिका से अवर्जित कर दूसरी में शामिल किया गया है नगर पालिका को, तो उसकी संपत्ति है उसका निर्धारण जो है राज्य सरकार करेगी, लेकिन किन से वार्तालाप करेगी, तो नगर पालिका दोनों उनसे बात करके वे पैसा कितना कहां खर्च करना है विचार विमर्श करके राज्य सरकार ये काम करेगी, लेकिन विचार विमर्श दोनों नगर पालिकाओं से करेगी। अब आ जाओ धारा 3 के 6 में, यदि कोई आवास गृह, भंडारण गृह आदि 2 या 2 से अधिक नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित है तो राज्य सरकार उसकी अधिकारिता रखने वाली नगर पालिका की घोषणा करेगी। मान लो कोई नगर पालिका था ये क्षेत्र, और इसका क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। मान लो नगर पालिका 1 थी, उससे 2 बन गई, इधर ए बन गई, इधर बी बन गई। अब यहां पर कोई क्षेत्र आता है और मान लो वो क्या है कि कोई भंडार गृह है या कोई आवास गृह, मान लो कोई आवास गृह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना। अब वो बिल्डिंग किसकी होगी, वो तो दोनों के बीच में आ रही है, तो इस बात का निर्णय करेगी राज्य सरकार कि इस पर अधिकार कौन सी नगर पालिका का है। ठीक है, अरे भाई 2 नगर पालिकाएं लड़ाई से है तो पटेल तो बड़ी राज्य सरकार ही होसी, इसलिए राज्य सरकार इसका निर्धारण करेगी। ठीक है, अगला है धारा 3 के 7 में, जब किसी क्षेत्र को नगर पालिका में सम्मिलित किया जाए तो पहले से प्रवृत्त समस्त नियम, उपविधियां, आदेश, अधिसूचनाएं और शक्तियां सम्मिलित किए जाने की तारीख से लागू रहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे, यह कह रहा है कि जब किसी क्षेत्र को नगर पालिका में सम्मिलित कर दिया गया तो पहले से जो समस्त नियम थे, जो पहले से नियम लागू थे, वो उसकी उपविधियां, उसके आदेश, अधिसूचनाएं और शक्तियां सम्मिलित किए जाने की तारीख से लागू रहेगी। मतलब ये मान लो कि नगर पालिका है, इसने क्षेत्र शामिल किया है, तो इसके नियम कब से लागू होंगे, तो जो निर्धारित की गई है तारीख उससे, जब तक कि सरकार कोई नया निर्देश नहीं दे रही। अगर सरकार ये कहती कि 15 तारीख से लागू होगा और मानो आज तारीख 1 है तो फिर 15 से होगा, लेकिन सरकार कुछ नहीं कहती तो आज से लागू हो जाएगा, ये बात। अब देखो यहां धारा 3 अपनी पूरी होने वाली है, काफी इंपोर्टेंट धारा थी वही 3। परीक्षा उपयोगी विशेष तथ्य देखो, धारा 3 के 8 में देखो, जब कोई गांव नगर पालिका में शामिल हो जाए, मान लो कोई गांव है, मान लो ये कोई नगर पालिका थी ए और यहां एक गांव पड़ता है बी, इस बी गांव को किसमें शामिल कर दिया, अपन ने नगर पालिका में समाहित कर दिया इसमें। अब क्या होगा उसका, एक तो गांव नहीं रहेगा अरे यार गांव को आप नगर पालिका में शामिल कर रहे हो तो गांव कैसे रहेगा। अरे कोई छोरी को ब्याह कर रहे हो तो कुंवारी कैसे रहेगी, अब ये थोड़ी ब्याह कर दियो हाली भी कुंवारी से, बावली बात मत करो यार, वो गांव कैसे रहेगा, गांव नहीं रह सकता। बस तो ये भी गांव नहीं है। फिर पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम उस पर लागू नहीं होंगे। अरे यार भी छोरी को ब्याह कर दियो तो पीर वाला नियम थोड़ी लाग सी, पीर वाला नियम को लाग सी, अब तो सास वाला लाग सी। बात तो सास रे जार बा उगाड़े मुंडो ही रह गए, साहब हम तो ऐसे ही रहते, हमारे पीर में तो पीर थोड़ी छोटे तारो सास रोजा काट ले घूंघटो। तो मतलब वो पंचायती राज वाले नियम लागू नहीं होंगे, सीधी सी बात है यार, इसमें क्या है। फिर उस क्षेत्र पर अधिकारिता नगर पालिका की हो जाएगी भाई वो क्षेत्र गांव किसका हो जाएगा, नगर पालिका का। जी बात छोरी कुड़ी की हो जाएगी, बीघा बींद की हो जाएगी, उसी बींद का अधिकार होगा कहां जाना है कहां आना है। ठीक है, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, समझ में आ रहा होगा इससे। मतलब लड़की से समझाया कि वो लड़की कुंवारी नहीं रहेगी, है ना, वो उस पर पीर वाले नियम लागू नहीं होंगे, उस पर उसके बींद वाले नियम लागू होंगे। तो वही है कि गांव नगर पालिका में हो गया तो गांव नहीं रहेगा, 1994 के अधिनियम लागू नहीं होंगे, उस पर नगर पालिका का अधिकार हो जाएगा। जब तक निर्वाचन नहीं हो
गांव के ऐसे क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच, उप सरपंच, पंच उस नगर पालिका के अतिरिक्त शब्द से समझे जाएंगे। मोस्ट है, 6 माह के भीतर इनका चुनाव करवाया जाएगा। कितने महीने में? 6। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी यथार्थ समझा जाएगा। मान लो ओ बी गांव आयो ए नगर पालिका में, तो अड्या को जो सरपंच हो वो उप सरपंच था और जो वार्ड पंच थे वो क्या होंगे? वो इसी नगर पालिका में शामिल होंगे और नगर पालिका के क्या समझे जाएंगे? अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे। आई बात समझ में? ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आपकी परीक्षा उपयोगी काफी इंपॉर्टेंट डेटा था। एक और है धारा 3 का 9, राज्य सरकार इन प्रावधानों को सरल बनाने के प्रयोजन के लिए लिखित आदेश द्वारा आवश्यक निर्देश दे सकती है। भाई नियमों को सरल बनाने के लिए आवश्यक निर्देश जो हैं वो सरकार क्या कर सकती है? दे सकती है। इस प्रकार आपकी धारा 3 जो थे उसके सभी पार्ट मैंने खत्म कर दिए और सबसे मोस्ट धारा थी। चलिए उसके पश्चात पढ़ेंगे अपन धारा 4। देखो सबसे बड़ी धारा थी आपकी 3 जो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप पढ़ने वाले हो धारा 4। आपको याद है मैंने 4 में एक शब्द बताया था, छूट। क्या बताया था? छूट। तो छूट के बारे में मतलब यदि किसी नगर पालिका के लिए कोई प्रावधान अनुपयुक्त है, सही नहीं है, तो उस नगर पालिका को नियमों में छूट दी जाएगी। तो देखिए किताबी लैंग्वेज क्या है? नगर पालिका बोर्ड को अधिनियमों के ऐसे उपबंध के परिवर्तन से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए क्या हो? अनुपयुक्त हो। अब देखो यहां मैंने रेड करके आपको ये बताया है कि कौन सा प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। देखिए क्या है? राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध कारणों से किसी नगर पालिका को अधिनियम के किसी अनुपयुक्त उपबंध को छूट दे सकती है। सर एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा? आएगा कि कोई नगर पालिका है, तो नगर पालिका है तो नगर पालिका को कोई नियमों में छूट देनी है, तो दे कौन सकता है? तो वो छूट देगी राज्य सरकार देगी। कौन देगी? राज्य सरकार। कैसे देगी? अधिसूचना जारी करेगी, अखबारों में खबर आएगी। ऐसे नहीं है कि चुपचाप ऐसा कर दिया, अधिसूचना जारी होगी उसकी, उसके लेखबद्ध कारण, लिख के कारण बताएंगे कि इस नगर पालिका को छूट क्यों दी गई है। ठीक है, तो किसी नगर पालिका बोर्ड को इस अधिनियम के लिए अनुपयुक्त उपबंधों को लागू करने की, अनुपयुक्त जो है उनको लागू करने की छूट दे सकती है। राज्य सरकार ऐसे उपबंधों से सुसंगत नियम बना सकेगी। क्या बनाएगी? सुसंगत नियम भी बना सकती है। मतलब उसको छूट दे दी, उसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो हो सकता है कोई और नियम उस नगर पालिका के लिए ठीक हो, तो उसमें क्या कर सकती है? वो नए नियम भी उसके लिए बना सकती है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, आप पढ़ोगे अध्याय 2 की धारा 5। मैंने 5 में एक ट्रिक्स दी थी, स्थापना। क्या दिया था? स्थापना। तो अरे किसी भी चीज की स्थापना कर रहे हो, कोई कोचिंग खोल रहे स्थापना कर रहे हो, तो 5 आदमी तो चाहिए ना। ये देखो यूआरओ 2023 में पूछे थे स्थापना वाले, तो स्थापना और निगमन की व्यवस्था इसमें की गई है। अब देखो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है। संक्रमण क्षेत्र में किसका गठन किया जाता है? नगर पालिका। और इसकी जनसंख्या होनी चाहिए 20,000 से लेकर 1 लाख। कितनी होनी चाहिए? 20 लाख। ये मूल अधिनियम में यही है। हालांकि आजकल नया नियम आया है, उसके अनुसार 20 की जगह कितनी कर दी है? 10,000 की व्यवस्था भी कर रखी है। लेकिन मूल अधिनियम में जो है वो क्या याद रखना है? 20,000 से लेकर 1 लाख। तो सीधा सा प्रश्न आता है कि संक्रमण क्षेत्र में स्थापित होगी तो नगर पालिका बोर्ड स्थापित होगा। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लघुतर निकाय में क्या स्थापित होगा? नगर परिषद स्थापित होगी, जिसकी जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख हो। और एक है वैधतर नगरीय क्षेत्र, वैधतर में होगा 5 लाख और यहां होगा नगर निगम। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो अभी आपने देखा 3 प्रकार का, 1 संक्रमण, 2 लघुतर,
तीन वैध, वैध में तो क्या होगा, नगर निगम, लघु में होगा नगर परिषद और संक्रमण में होगा। देखो आप याद करने के लिए ऐसे भी सोच सकते हो कि नगर पालिका में संक्रमण फैल गया, संक्रमण किसमें फैल गया, नगर पालिका में संक्रमण फैल गया, इसमें संक्रमण होगा तभी तो नगर परिषद बनेगी। ये लघु बन गई, अब लघु से क्या बनेगी, वैध। तो इसमें पहले 20,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख, 5 से अधिक होते ही क्या बनेगा, वैधतर निकाय बनेगा। तो ये जो आपका हुआ वो पांचवा अध्याय, अध्याय नहीं, पांचवी धारा जो है वो अपनी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। चलो आगे एकदम इजी है, कोई हार्ड नहीं है। अच्छा इसमें देखो अति महत्वपूर्ण और अपवाद को मैंने शानदार तरीके से शामिल किया है ताकि आप एग्जाम में गलत नहीं करो। क्या क्या शामिल किया है, क्या है अपवाद, क्या है विशेष प्रावधान धारा 5 में। देखिए राज्यपाल यदि अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी घोषित विनिर्देशित करे तो वह नगर पालिका वहां पर गठित नहीं होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। आप पूरे नगर पालिका एक्ट में राज्यपाल के बारे में 2-3 जगह पढ़ोगे। मेरी बात सुनो, एक तो जब मैं धारा आपको चिंतन पढ़ाऊंगा वहां पढ़ोगे, और एक धारा 5 में मान लो कोई औद्योगिक क्षेत्र है, मानो ये कोई नगर पालिका है, चोमू नगर पालिका है, और इस चोमू नगर पालिका में यहां कोई औद्योगिक क्षेत्र है। यहां औद्योगिक क्षेत्र का मतलब जिसको आप रिको बोलते हो, रिको है, तो क्या वहां पर नगर पालिका होगी, नहीं होगी। वहां नगर पालिका, भाई ये पूरा क्षेत्र है, क्षेत्र के बीच में रिको है, फिर भी वो नगर पालिका नहीं होगी। ऐसा कौन घोषित कर सकता है, ऐसा घोषित करेगा राज्यपाल। किस धारा के तहत, तो धारा 5 के तहत। धारा कौन सी है, 5 के तहत है, ठीक है। तो वेरी मोस्ट है, यहां पर नगर पालिका गठित नहीं होगी। चलिए एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी मैंने हर उस शानदार प्रश्न को बोल्ड किया है ताकि आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देखो राज्य सरकार, इस बार कौन है, राज्य सरकार। राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटक महत्व को ध्यान में रखते हुए विकास प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है, जिसको आप जानते हो जेडीए के नाम से। किसके नाम से, जेडीए। अरे सीधी सी बात है यार, जेडीए फेडीए को कौन करता है, राज्य सरकार करती है। कौन करती है, राज्य सरकार। मानो ऐसे समझो आप, मान लो ये अपनी चोमू नगर पालिका है, अब इसमें यहां लिखा है ना ऐतिहासिक या पर्यटन स्थान है, चोमू का किला है। क्या है चोमू में, चोमू का किला है, और यहां पर खूब लोग घूमने के लिए आते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े कपड़े पहन करके आते हैं ना देश विदेश से लोग घूमने के लिए, तो मानो खूब सारे घूमने के लिए आ रही है, तो सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार उस वो यहां पर जेडीए गठित कर देगी, विकास प्राधिकरण। क्या करेगी, विकास प्राधिकरण। भाई जेकार तो जेडीए तो मैंने इसलिए बोला, जेडीए का मतलब होता है जे का मतलब यहां जयपुर से है, और डी का मतलब डेवलपमेंट वगैरह होता है, ठीक है, और प्राधिकरण मतलब एसोसिएशन वगैरह होता है। तो इस प्रकार से विकास प्राधिकरण का क्या किया जा सकता है, गठन किया जा सकता है। तो आपसे पूछिए कि विकास प्राधिकरण कौन गठित करेगी, राज्य सरकार। आपसे पूछो औद्योगिक नगरी कौन घोषित करेगा, राज्यपाल, ठीक है। तो ये हो गई आपकी धारा 5 कंप्लीट। अब आ जाइए धारा 6। मैंने कहा था कि संरचना 6, अरे हर चीज की संरचना 6। आपा बोला सर अपन ढूंढारी लोग हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं आता अपनी लैंग्वेज में कि अपन 6 और काई शब्द नहीं बोला। काई कर रहे छो, काई खा रहे छो, काई बात करियो छो, कौन सी बात करियो छो, कौन का नहीं देख रहे छो। तो काई और 6 शब्द ढूंढाड़ी बोली में प्रधान होता है, उससे याद कर लो आप 6। तो संरचना 6, संरचना 6। तो नगर पालिका का संरचना जो स्ट्रक्चर है वो कैसा क्या होता है उसके बारे में है, और ये आपका ईओआरओ 2025 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 3 प्रकार के सदस्य शामिल होंगे इसमें। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक निर्वाचित सदस्य, एक पदेन सदस्य और मनोनीत सदस्य। इस प्रकार से कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के सदस्य। अब देखो निर्वाचित सदस्य कम से कम 13 होगा, लेकिन वर्तमान में सरकार ने घोषणा कर रखी है कि 20 कर देंगे। मैं ये कह सकता हूं कि नगर पालिका में न्यूनतम कितने पार्षद होते हैं,
तो आप कह सकते हो न्यूनतम जो पार्षद होते हैं वो 13 हो सकते हैं। कितने? 13। लेकिन हाल ही में क्या घोषित किया गया है, ये 20 हो सकते हैं। चलिए, अब पदेन सदस्य कौन होगा? उस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक और लोकसभा सांसद। कौन से? लोकसभा सांसद। मतलब आपके विधायक साहब होंगे और लोकसभा सदस्य जो भी हैं वो इसका सदस्य हो सकता है। इन्हें मत देने का अधिकार होता है, ये मतदान भी कर सकते हैं। कहने का मतलब अपने चोमू नगर पालिका मान लो, इस चोमू नगर पालिका का विधायक है वो भी इसका मेंबर होगा, और यहाँ का जो सांसद है जिसे अमराराम सांसद है वो भी यहाँ आकर के बैठेगा। और यहाँ की विधायक कौन है? तो सीकामिल बराला, वो भी यहाँ मीटिंग में भाग लेगी और वो क्या देगी? मतदान भी दे सकती है। परंतु निहरता संबंधी उपवन लागू नहीं होगा। निहरता का मतलब होता है अयोग्यता। क्या? अयोग्यता के नियम इन पर लागू नहीं होते। ये मनोनीत पर हो सकते हैं लेकिन इन पर अयोग्यता का नियम है वो इन किन पर लागू नहीं है? विधायक और लोकसभा सदस्य, जिसको अपन सांसद के नाम से जानते हैं, उन पर लागू नहीं होगा। चलिए, अब है इसमें मनोनीत सदस्य होंगे। क्या होंगे? मनोनीत सदस्य। देखिए मनोनीत सदस्य क्या है? नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भाई मनोनीत होंगे। चोमू नगर पालिका, इसमें मनोनीत कौन होगा? अरे जो आदमी ज्ञानी हो, किसी बावली टांट को तो नगर पालिका में बिठाने से रहे, मनोनीत होता है, ऐसे उठा करके ले गए। तो मनोनीत ज्ञानी आदमी होना चाहिए। अब देखो, नगर पालिका में 6, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12। तो याद रखना 6, 8, 12 मनोनीत, 6, 8, 12 मनोनीत, 6, 8, 12। तो नगर पालिका में 6, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12। कम से कम एक सदस्य दिव्यांग, दिव्यांग का मतलब अपाहिज वगैरह हो तो वो होना चाहिए, तथा बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होता। ऐसे प्रश्न आते हैं, तभी तो हमने कलरफुल बना करके इसको बोल्ड करके अंडरलाइन और कर रखा है। ये प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। मतलब मनोनीत सदस्य होंगे वो ज्ञानी होंगे। नगर पालिका में 6, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12। कम से कम एक सदस्य उनमें से दिव्यांग होना चाहिए और इनको बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं करेंगे। अब हमने बनाया यहाँ परीक्षा उपयोगी कुछ इंपोर्टेंट तथ्य बनाए हैं। क्या तथ्य हैं? तो देखिए, धारा 6 के 1 और 2 में है, जो कि नगरपालिका ईओआरओ की जो एग्जाम लगी 2016 उसमें आया। धारा 6 के सेकंड में आपको बोले ये इतना याद नहीं करना, बस इनमें क्या प्रावधान है याद रखना है। मनोनीत सदस्यों की संख्या 3 या निर्वाचित सदस्यों की संख्या का 10%। देखो यहां क्या है कि मनोनीत सदस्य होंगे वो कितने हो सकते हैं? या तो 3, या क्या होंगे? निर्वाचित सदस्यों की संख्या का 10%, जो भी क्या हो, कम हो। राज्य सरकार इन्हें किसी भी समय प्रत्याहरित करने की शक्ति रखती है। अब इस एक्ट की खास बात यही है कि जैसे प्रत्याहरित शब्द आ गया, अब प्रत्याहरित शब्द जिंदगी में सुना ही नहीं को क्या प्रत्याहरित होता है। तो प्रत्याहरित का मतलब होता है वापस बुलाना। इसका अर्थ क्या होता है? वापस बुलाना। मतलब राज्य सरकार इनको बना रही है ना, तो वापस भी तो बुला सकती है। देखो यहां कैसे प्रश्न बन गए। एक तो दो धारा 6 के 1 के सेकंड पार्ट में इसमें कहा कि मनोनीत सदस्य कितने हो सकते हैं? 3, या निर्वाचित सदस्यों का 10%। फिर इनको नियुक्ति कौन करेगा? मनोनीत कौन करेगा? राज्य सरकार। और वही क्या कर सकती है? वापस भी बुला सकती है। अब धारा 6 के में है, एमएलए को नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम की बैठक में मत देने का अधिकार होता है। जो हमारा एमएलए है ना, वो क्या करेगा? नगरपालिका में भी, नगरपालिका मतलब नगरपालिका बोर्ड में भी, नगर परिषद में और नगर निगम तीनों में भाग ले सकता है, ठीक है। और लोकसभा सदस्य जिसको अपन एमपी बोलते हैं, वो नगर परिषद और नगर निगम की बैठक में, अर्थात किसमें नहीं होगा?
वो नगर पालिका में क्या है, नगर पालिका बोर्ड है, उसमें वोट वगैरह देने का अधिकार नहीं रखता। वो तो केवल कहां दे सकता है, नगर परिषद और नगर निगम में। अब आ जाइए धारा 6 की 2, प्रत्येक जनगणना के पश्चात वार्डों की संख्या में जनसंख्या के अनुसार परिवर्तन किया जाएगा। कि प्रत्येक जनगणना है, उस जनगणना के पश्चात क्या होगा, जनसंख्या के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा। वार्डों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी। देखो अच्छा प्रश्न है, प्रत्येक जनगणना होती है 10 साल से, उसके बाद वार्डों की संख्या में जनसंख्या के अनुसार परिवर्तन किया जाएगा। मतलब वार्ड की सीमा चेंज कर रहे हैं तो जनगणना के बाद करेंगे, ठीक है, कब, जनगणना के बाद, तो जनसंख्या के अनुसार करेंगे। वार्डों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करेगी। मतलब वार्डों की सीमा का निर्धारण होता है तो वो राज्य सरकार क्या करती है, अखबार में प्रकाशित करेगी, अधिसूचना जारी करेगी। अब स्थानों का आरक्षण, इसमें बात करेंगे अब किसकी, आरक्षण की। देखो आरक्षण पूछा जाए कौन सी धारा में, यहां 6 धारा में आरक्षण दे रखा है। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। SC ST का आरक्षण कुल जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। मतलब ये मान लो कि किसी क्षेत्र में 100 लोग रहते हैं, अब उसमें से मान लो 40 आदमी SC वाले रहे हैं, तो फिर उनका कितना हो गया कोटा, 40% हो गया, समझ रहे हो, मतलब उनकी जनसंख्या के अनुपात में। ओबीसी का 21% से अधिक नहीं होगा, किसी भी हाल में 21% से अधिक नहीं होगा। SC ST OBC की सम्मिलित जनसंख्या को मिलाते हुए कुल जनसंख्या की सीटें 50%। मान लो, कैसे इसको समझिएगा, मान लो SC वाले हैं वो 20% है, मान लो ST वाले हैं वो 22% है, कितने हैं, 22, तो दोनों को जोड़ो कितने हो गए, 42%। इसका मतलब ओबीसी का कितना रहेगा, ओबीसी का केवल फिर 8%। तो सर अभी तो आप 21% बता रहे थे, अधिकतम है, इससे ज्यादा नहीं, वो अधिकतम है। मान लो ये, मान लो कि एसटी के मान लो कि 2 ही होते, मानो एससी वाले 20 थे और एसटी के कितने होते, 2, तो 2 ही होते तो टोटल 22 हो गया, कितना हो गया, 22। अब कितना हो सकता है भाई, अधिकतम क्या कहा है, 50, 50 में से 22 कम कर दो, मतलब आपका 28%। तो ध्यान रखना 28% नहीं होगा, क्यों, अधिकतम कितना होगा, 21% ही हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के 50% होना चाहिए, ये बात है। तो गुरुजी हम समझ गया भाई, बापड़ा ओबीसी वाला लास्ट 21%, लेकिन 21 से कम भी हो सकता है अगर एससी एसटी वाले ज्यादा। हाँ अब सही समझ गए तुम, ये बात सही है। अब लुगाया पताओं को आरक्षण और थू आरक्षण देखो, सभी वर्गों में कुल स्थानों का 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। भाई पहले 1/3 होता था, लेकिन 2008-9 में इसको 2008-9 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1/3 आरक्षण। हालांकि बाद में कोर्ट ने रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी आजकल जो चुनाव होते हैं वो 50% के हिसाब से हो रहे हैं। चलो नोट है, एससी एसटी की जनसंख्या 70% से कम है, वहां पिछड़े वर्ग की कम से कम 1 सीट आरक्षित होगी। मान लो कोई क्षेत्र है, उस एक क्षेत्र में 70% क्या है, एससी एसटी वाले हैं, तो पिछड़े वर्ग की कितनी सीट होगी, कम से कम 1, ज्यादा हो सकती है लेकिन कम से कम 1 सीट तो अनिवार्य है। मतलब ओबीसी वालों का आरक्षण होगा वहां 1 सीट, तो मोस्ट लाइन है ये भी। चलिए 6 के 8 में देखो, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 के में विनिश्चित कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। मतलब यह है कि संविधान को अनुच्छेद 334 है, उसमें जब तक आरक्षण रहेगा तब तक इसमें भी आरक्षण रहेगा। बात यह है 334 का आरक्षण खत्म तो नगर पालिका में भी आरक्षण खत्म, इस लाइन का अर्थ यह है। फिर है 6 के 9 में नगर पालिका के वार्डों में प्रत्येक निर्वाचन रीति से चुनाव करवाए जाएंगे।
मतलब चुनाव कैसे होंगे, प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होंगे। तो ये थी आपकी धारा 6। देखो धारा 3 और धारा 6 ये ही बड़ी थी, अब तो छोटी छोटी है, अभी पूरी हो जाएगी, 5 मिनट और लगेंगे। अब देखो अब पढ़ेंगे अपन धारा 7 से 10 तक, जिसमें पदावधि, शासन और विभाजन है। तो देखो 7 में क्या है, 7 में मैंने कहा था पदावधि, आपके जीवन में आपके साथ क्या जाएगी, आपकी पदावधि जाएगी। तो 7 क्या जाएगी भाई, पदावधि 7, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नगर पालिका का अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होगी, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है। तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कहां से कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है, प्रथम से, प्रथम से 5 वर्ष है, प्रथम से 5 वर्ष है। अगर नगर पालिका का विघटन 5 वर्ष से पहले हो जाए, मान लो 5 साल से पहले विघटन हो जाए, तो नगर पालिका शेष कार्यकाल के लिए होगी। मान लो नगर पालिका का विघटन 2 साल बाद में हो गया, तो नई नगर पालिका 5 साल के लिए नहीं होगी, तो बाकी का 3 साल बच रहा है उसके लिए होगी। अच्छा, नए चुनाव कितने समय में, 6 महीने में करवाना अनिवार्य है। लेकिन ध्यान रखना, अगर समय 6 महीने से कम का ही बच रहा है, मान लो 5 महीने का समय बच रहा है, फिर चुनाव नहीं होंगे, फिर नहीं होंगे। मान लो कोई नगर पालिका है वो 4 साल और 6 माह रह गई, तो बाकी 6 से कम रह गया, मान लो 1 दिन ही कम है, फिर चुनाव नहीं होंगे। तो बाकी तो 6 महीने में चुनाव करवाना अनिवार्य होता है, ठीक है जी। 8 में आ जाओ, 8 में नगर पालिका शासन का, नगर पालिका में, नगर पालिका का शासन का नगर पालिका के अध्यक्ष में, यहां त्रुटिपूर्ण लाइन है भाई, क्या आएगा यहां, अध्यक्ष में निहित होना। नगर पालिका का शासन नगर पालिका के अध्यक्ष में निहित होना। तो यहां देखो, नगर पालिका शासन, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम में उनके, देखो यहां से ही लाइन है, उनके अध्यक्षों के माध्यम से। अरे सीधी सी बात है, आज चोमू नगर पालिका पढ़े, तो इसमें शासन किसके माध्यम से होगा, अध्यक्ष के माध्यम से। और आजकल नगर पालिका ही अपनी नगर परिषद बन गई है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें नगर पालिका का, नगर परिषद का अध्यक्ष होगा उसके माध्यम से, जिसको अपन मेयर वगैरह ये कहते हैं नगर निगम वगैरह में। अगर ये नगर निगम बन जाएगा तो फिर नगर निगम के मेयर द्वारा किया जाएगा, या महापौर वगैरह जो भी आप बोलते हो, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा वो नहीं है, एकदम शानदार प्रश्न है। अब चलिए बस पूरा होने वाला है। 9, वार्डों में विभाजन या वार्डों का विभाजन। देखो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि घरों का विभाजन या वार्डों का विभाजन होना चाहिए कि नो का मतलब नो, कौन से में आ रहा है, 9 में, कि वार्डों का विभाजन बोला, नो विभाजन नहीं होना चाहिए। तो निर्वाचन के परियोजनार्थ नगर पालिका को धारा 6(1) के अधीन कुल स्थानों की संख्या के बराबर वार्डों का निर्धारण किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा। सीधी सी बात है, वार्डों का निर्धारण होता है वो किसके अनुसार होता है, जनसंख्या के अनुसार ये किया जाता है। तो ये वार्डों का विभाजन। और लास्ट है आज की धारा 10, वार्डों का निर्धारण, वार्डों की अवधारणा, EORO 2025 का क्वेश्चन है। देखो, चुनाव हेतु राज्य सरकार आदेश द्वारा वार्डों का निर्धारण करती है। प्रश्न बनता है कि वार्डों का निर्धारण कौन करती है, राज्य सरकार करेगी भाई। फिर आरक्षण कैसे होगा, चक्र अनुसार होगा, अर्थात आवर्तन में होगा, अर्थात रोटेशन क्रम में होगा। अर्थात जैसे अपने सरपंचों में आप देखते हो कि साहब इस बार तो सरपंच की सीट OBC की आई है, इस बार जनरल की आई है, इस बार SC की आई है, इस बार ST, ऐसे इसमें भी चक्र अनुक्रम में होता है, अर्थात रोटेशन क्रम में होता है। फिर है वार्डों की संख्या का निर्धारण, क्षेत्र स्थानीय क्षेत्र में के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र कौन से होता है। ये बहुत मोस्ट है भाई रे, खूब मोस्ट है। मतलब जो वार्डों का निर्धारण है, यही तो आया था एग्जाम में 2025 में। इसका निर्धारण कौन से कोने से होगा, हमेशा वार्ड का निर्धारण इस कोने से होता है। ये कौन सा कोना है, उत्तर पश्चिम कोना है। कौन सा है, उत्तर पश्चिम कोना है। तो उत्तर पश्चिम कोण से निर्धारण होगा। चलो, राज्य सरकार वार्डों के निर्धारण के आदेश का प्रारूप प्रकाशित करेगी। राज्य सरकार क्या करेगी, वार्ड जो हैं उनके प्रारूप का प्रकाशन करेगी, जिस पर आपत्ति दाखिल करने की अवधि कितने दिन होगी, 7 दिन। मान लो था को वार्ड बनाया और था ने
थे भी वार्ड से संतुष्ट कोने कि साम में तो ई वार्ड में होना चाहिए सामन ई वार्ड में गलत पटक दिया, कोई बात कोने थे 7 दिन के मायने कहीं करना है था ना याचिका लगानी के साहब मान तो पेलाड़ वार्ड में ही डालो, तो 7 दिन का सिस्टम है इसमें, ठीक है। तो देखो वार्डों का निर्धारण, वार्डों की अवधारणा, तो इसमें राज्य सरकार करेगी इसका निर्धारण, वहां आरक्षण होगा, चक्र अनुसार होगा। फिर वार्डों का निर्धारण कहां से शुरू करोगे, उत्तर पश्चिम कोने से, और अगर तुम्हें कोई समस्या है तो कितने दिन में आपत्ति लगाओगे, 7 दिन में आपत्ति लगाओगे। तो यहां तक था आपका, इसके आगे तो एमसीक्यू हल करेंगे अपन, लेकिन आज समय ज्यादा हो गया है क्योंकि धारा 3 और धारा 6 बड़ी धारा थी, इसलिए कल क्लास होगी 50 एमसीक्यू क्वेश्चन की होगी, तो कल बाकी करेंगे, आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया है। ओके, अच्छा अगर आपको लगता है कि जो जिस प्रकार का कंटेंट हमने दिया है और आपको लगता है ये फायदेमंद है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।